आप पेज नंबर 55 में देखेंगे, 55 के ऊपर इसी चैप्टर में ये वाला आपके एक फोटोग्राफ्स होगा या कार्टून जो भी बोलिए आप, ये पिक्चर नजर आएगी। थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको पता ही होगा, ज्यादा डिटेल्स में कोई मुझे बताए तो अच्छी बात है। क्या है, कोई बताएगा? बताने वाला है तो कोई बताए। इसको देखकर क्या समझ रहे हो आपने, या अभी तक इसको देखकर कभी कुछ ऐसा कुछ देखा है क्या, कोई पिक्चर? क्या समझ पा रहे हो? कि झंडा वाला, क्या है? जब वो यूनियन बनाया था ना, तो उनको हुआ था, वो बता रहे हैं। मैंने ये पूछा है कि बेटा ये पिक्चर है किससे रिलेटेड, क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में, आपने क्या देखा? कभी भी जब भी कोई कुछ पूछा जाता है तो सबसे पहले पिक्चर को समझिए, उसके बाद में उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री और इस पिक्चर को कहाँ रिलेट करने की कोशिश कर रहा वो डूब रहा है बेटा? सिर्फ संविधान जो बनाया था, उसको बनाने में नाकामयाबी हासिल की, तो वो दिखाया है। अरे ये तो मैं भी पढ़ लूंगा नीचे, तो कोई भी पढ़ तो लेगा। सर यही पता है। पिक्चर को नहीं समझा ना आपने, पिक्चर को नहीं समझा, सिर्फ आपने जो नीचे पढ़ा उसको बोल दिया, उससे आपके कोई पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर इस पिक्चर को देखोगे तो आप देखोगे ये एक टाइटनिक जो जहाज है, आपने पिक्चर देखा हो तो टाइटनिक पिक्चर थी वो, टाइटनिक जहाज आइसबर्ग से टकराकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गया था। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कैपेसिटी उस जहाज की थी, लगभग 1200 पैसेंजर उस पीरियड में थे। ये 1912 की इंसिडेंट है, ठीक है ना। ब्रिटेन का ये जहाज था, ब्रिटिश का, और ब्रिटेन से ये जहाज जा रहा था न्यूयॉर्क, उसके रास्ते में आइसबर्ग से टकरा गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी कि इसमें ये दिखा रहा है, आपको समझने वाली ये चीज है, जब तक आप पिक्चर को नहीं समझोगे, खाली पढ़ लोगे, उसे नहीं पता लगेगा। ये दिखाना चाह रहा है कि जो टाइटनिक जहाज है वो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही टुकड़े हो गया, यानी कि अपने मकसद पर, अपने मुकाम पर, अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया। अब आज आपको इसको यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आप नीचे पढ़ रहे हो उसके साथ में कोरिलेट करना है, ठीक है ना। तो जैसे टाइटनिक जहाज बोलते थे कभी डूब नहीं सकता, मंज बहुत ही ताकत है, बहुत ही सुंदर है, एक लग्जरी, अभी तक जितने भी जहाज बने सबसे लग्जरियस था, सारी सभी फैसिलिटीज इसके अंदर थे। टुकड़े हुए थे क्या बेटा? आपने पिक्चर को देखा है तो आप याद कीजिए, उसके दो टुकड़े होते हुए तो हमने भी देखे थे, ठीक है ना। पिक्चर के अंदर तो यही दिखाया था, और टुकड़े हुए थे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आइसबर्ग से टकराने का मतलब यही है कि आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन को, यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि यूरोपियन यूनियन ने अपना फ्लैग बना दिया, अपनी पार्लियामेंट बना दी थी, सब कुछ बन गया था उनका, अपना एक राष्ट्रगान भी था यूरोपियन यूनियन का। लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, यानी कि उसमें वो फेलियर हो गए। तो आपको यही बताना है, जो आप इसके बारे में अब लिख पाओगे कि 2003 में यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कोशिश हुई वो फेलियर हो गई, वो सफल नहीं हो पाई, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना पाए। सिमिलरली जैसे कि टाइटनिक जहाज जो 1912 के अंदर, शायद ये 14 या 15 अप्रैल की बात है, जो अपनी मंजिल तक न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ही वो नष्ट हो गया। आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखने वाली चीज है। इसके बाद में ये नेक्स्ट है आपका, जो देख पा रहे हो, कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में, ये आसियान का फ्लैग है। आसियान के फ्लैग के अंदर आप
ये धान की बालें देख रहे हो, धान जिसको आप चावल के नाम से जान रहे हो, और ये 12 हैं। 12 अपने आप में ये इनका कहना है कि कंप्लीटनेस का है, कि अपने आप में ये कंप्लीट है, एक दूसरे के आपस में मिलके इनकी सारी जरूरतें पूरे कर सकते हैं। किसके किसके यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू हुआ है पहले मुझे बताओगे? किस किस को नहीं सुनाई दे रहा, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा? कशिश, तन्नू, तुम्हारे तक बेटा आवाज आ रही है साहब? अरे और भी किसी को नहीं सुनाई दे रहा? उषा के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही? अगर किसी और को नहीं सुनाई दे रहा मुझे बता सकते हैं? आ रही है सर आवाज। अच्छा ठीक है, किसी किसी एक दो को नेटवर्क का इश्यू है तो चलो कोऑपरेट, उनको लिए हम रिपीट कर देते हैं। एक टाइटनिक जहाज के बारे में ही है, इतना तो आप सुन ही चुके हो। टाइटनिक जहाज अपनी ब्रिटेन से वो यात्रा पे चला था, ब्रिटेन इंग्लैंड से, और उसको न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन उससे पहले वो आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया। आपको इतना रखना है, यानी कि आप लिखोगे तो इतना लिखोगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो भी मिलकर एक अपना देश, अपनी यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, क्योंकि उससे पहले जो एक देश की चीज होती है उन्होंने कई सारी बना दी डाली थी। जैसे कि पार्लियामेंट वो बना चुके थे सभी 27 देशों का, एक जो आज के दिन 27 देश है। इसी तरह से उन्होंने अपने देश का एक राष्ट्रगान, यूरोपियन यूनियन का राष्ट्रगान बना दिया था, नेशनल फ्लैग था उसका। फिर बाद में उनका कोशिश था कि हम यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दे, जैसे सभी देशों का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो वो अपने इस काम में मंजिल पर नहीं पहुंच पाए और यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में फेल हो गए। बस इतना ही आपको लिखना है। ये 2003 में उन्होंने कोशिश किया था। बस, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट है, ये आसियान के फ्लैग के बारे में है। उषा, हो गया क्लियर? सुनाई दे रहा है आपको मेरी आवाज? नेक्स्ट है आसियान का, ये फ्लैग की है। इसमें 12 बाली हैं। बाली का मतलब जैसे अपने गेहूं की बाल होती है, ये धान की बाल ही है। और ये इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये सिर्फ इतना ही है कि दक्षिणी पूर्व के जो 10 देशों का एक संगठन है आसियान, उनकी फ्रेंडशिप के लिए, उसकी कंप्लीटनेस की, आपस में एकता को ये दिखाने के लिए उनकी सभी देशों की एकता का प्रतीक है। यानी कि 12 बालियां आपस में जुड़ी हुई है, तो ये 10 देश है, उनकी एकता का प्रतीक है। 12 वहां पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, 12 का मतलब वो लेते हैं कि 12 सिग्निफाई करता है कि अपने आप में कंप्लीटनेस, पूर्णता, समग्रता के लिए यूज होता है। ठीक है, बस इतना ही इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हमने आपको इसके बारे में पूछा नहीं जाता, बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल तक लगातार कंटिन्यूस रहे हैं, 4 से लेके 2004 से लेके 14 तक, 10 ईयर्स तक रहे हैं कंटिन्यूस एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनका कार्टून दिखाने का मतलब ये है, 1991 से पहले, 1991 से पहले जो पूर्व के, एशिया के पूर्व के कंट्री हैं, उनके साथ हमने अपने रिलेशन भारत ने बनाए ही नहीं। 1991 में जब ये कभी उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब हमारी
उन देशों के साथ में, चाहे जापान हो, चाहे दक्षिणी कोरिया हो, चाहे चाइना हो, चाइना के साथ में तो पहले चल रहे थे रिलेशंस, इतने ज्यादा इकोनॉमिकली, इतने ज्यादा हम उनके साथ में व्यापार बिजनेस इस तरह का नहीं कर रहे थे। तो ये उसी को दिखाता है कि हमने ये बात महसूस की कि लुक ईस्ट, के पूर्व की तरफ देखो, यानी कि जो पूर्व के जो देश हैं, भारत के पूर्व में जो देश है, उनके साथ में आपके इकोनॉमिक रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, ट्रेड के, बिजनेस के रिलेशंस बढ़ाने की तरफ ये बात को महसूस किया गया 1991 में, ठीक है ना। तो उसके आगे का है ये, फिर बाद में हमारी पॉलिसी 2014 में एक्ट ईस्ट हो गया, यानी कि खाली देखने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकली काम करना होगा। जितने भी एशिया के पूर्व के देश है, उनके साथ में हमको अपने रिलेशंस बनाने होंगे, ताकि चाइना का जो वर्चस्व है उतना ज्यादा ना हो और हमारे यहाँ भी ट्रेड फ्लोरिश हो पाए, ठीक है। इसके बारे में हम कल बता चुके, पूरे जो चैप्टर अभी तक कर चुके उसी के सारी पिक्चर्स को ले रहा हूं। ये बताई दिया कि चाइना के लिए दिखाया जाता है, जब भी ये वॉल दीवार दिखाते हैं तो ये चाइना की दीवार है, और साथ में ड्रैगन, आगे ड्रैगन का जो लोगो है ये चाइना को सिग्निफाई करता है। और चाइना अभी कुछ सालों से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में, यानी कि वहां पर दूसरे देशों से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग पैसा लगा रहे हैं, तो उनके पास में फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, दूसरे देशों का फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा हो गया है। इससे वो क्या हुआ है, दूसरों देशों में वो खुद भी इन्वेस्ट कर पाने में सक्षम है। जब आपके पास में, सपोज करो भारत के पास में चाइना की करेंसी आपके पास में है, तो आप अब चाइना के साथ आपको व्यापार करने में आसानी होती है, क्योंकि आपके पास में सरप्लस रिजर्व है दूसरे देश की। जब आपके पास में दूसरे देश की करेंसी ज्यादा हो और उस देश के पास में आपके देश की करेंसी कम हो, तो ये अच्छे फायदे का सौदा माना जाता है। तो चाइना इस मामले में बहुत एडवांस चल रहा है, और आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि 2040 तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। उसकी जो इकोनॉमी है 2040 तक अमेरिका की इकोनॉमी को पार हो जाएगा, और ये विश्व के अंदर एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर के आ रहा है, ताकतवर देश के रूप में। इसके पास सेना है, वो विश्व की तीसरी ताकतवर सेना है, इकोनॉमी के मामले में आगे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी खूब अच्छा कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है, एफडीआई दूसरे देशों से पैसा यहाँ पर ज्यादा लगाया जा रहा है, और यहाँ पर मतलब काफी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये वही दिखाया है, और दूसरी तरफ ये छोटे से जो इंसान को दिखाया है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हो गया क्लियर ये बात यहां तक? या तो आप लिखना नहीं जानते, बोलना भी नहीं जानते, दोनों ही काम है क्या? 12 बच्चे जुड़े हुए हैं, और 12 में से ना सिर्फ एक आध बच्चों का मैसेज आता पाता है। नेक्स्ट, ये कल भी कर चुके थे, इसको ज्यादा दोबारा नहीं बताएंगे, कि ये भी चाइना के बारे में है। चाइना के अंदर शुरू में जब चाइना के अंदर कम्युनिज्म जब अडॉप्ट हुआ तो माओ जेदांग ने किया था, और लाल बुक का मतलब है साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन का मतलब आप समझते हो कि अपने देश में ही आत्मनिर्भर होना, दूसरे देशों से संपर्क वगैरह, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने 1970 के दशक में फिर अपने इस कम्युनिज्म से ये कैपिटलिज्म की तरफ चले गए, पूंजीवाद को अडॉप्ट किया। तो ये रेड टाई है, ये पहले लाल बुक थी वो जो कम्युनिज्म को दिखाती है माओ जेदांग की, फिर बाद में अब धीरे धीरे ये पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ चला गया है, ठीक है। इसके नीचे फिर साइकिल आती है। अब इस साइकिल को ध्यान से पहचानो और मुझे बताइए क्या कुछ देख रहे हो आप, क्या देख पा रहे हैं?
आपकी बुक में भी होगी, डेफिनेटली होगी। पिक्चर को देखने से कुछ तो समझो, कुछ नहीं पता लग रहा है तुम्हें आज तक? इसमें जो देखा, कभी ऐसी चीज है। नहीं पता लगा, नहीं सुनाई दिया? आप क्या बोलना चाहते हो, बोलिए। सर पूंजीवाद और साम्यवाद के बारे में बताया। अच्छा, पहली बात तो ये चाइना को सिग्निफाई करते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर साइकिल काफी ज्यादा, में कंपेरेटिवली अगर दूसरे देश को कंपेयर करो तो चाइना में आज के दिन भी साइकिल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? पहली बात। सेकंड बात यह है, अगर इसको देखोगे तो साफ लिखा भी है चीन पे, और इसके आगे के फ्रंट व्हील को देखोगे तो ये जो निशान है, जो आप अगर समझोगे तो अपने दराती से इसको देख सकते हो, ये कम्युनिज्म का निशान है, कम्युनिस्ट का। कम्युनिस्ट, अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करो, वेस्ट बंगाल वगैरह में, भारत में भी, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में है, तो उनका कम्युनिस्ट पार्टी का ये निशान है। तो चाइना के अंदर कम्युनिज्म है, इस बात को दिखा रहा है फ्रंट व्हील में। और ये सबसे आगे है, ये भी दिखाता है, अगले टायर में दिखाया है इन्होंने कि कम्युनिज्म सबसे फर्स्ट है, फॉरमोस्ट है। आज भी कम्युनिज्म को चाइना ने नहीं छोड़ा है, ठीक है ना? दूसरा इधर दिखा रहे डॉलर है, ये डॉलर का निशान है, एस करके उसको क्रॉस किया हुआ है, ये डॉलर है। तो डॉलर ये दिखाता है कि चाइना जो है आज के दिन कम्युनिज्म और साथ में कैपिटलिज्म दोनों के बीच में बैलेंस बना के चल रहा है। हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी आप बोल सकते हो, कम्युनिज्म और साथ में कैपिटलिज्म दोनों का आपस में बैलेंस, संतुलन बना के रखा हुआ है। इस वजह से ही ये सक्सेस हो गया है। नहीं तो आपने देखा है कि जिस तरह से यूएसएसआर ने एकदम अपने अंदर चेंजेस लेके आए, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ गए, तो वो फेलियर हो चुका है। लेकिन चाइना ने क्या किया है, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखा है, लेकिन साथ में ये भी दिखाया देता है कि आज भी इन्होंने अपने कम्युनिज्म को आज भी रखा हुआ है, और वो उनका इंपॉर्टेंट है वहां पर, ठीक है? और सेकंड प्रायोरिटी ये है दोनों, यानी कि ये दिखाया है कि एक तो इन्होंने कम्युनिज्म से शिफ्ट हो गए हैं कैपिटलिज्म की तरफ पार्शियली, लेकिन साथ में एक बैलेंस बना के चल रहे हैं दोनों के बीच में, और इसी के कारण वो सक्सेस भी हो रहे हैं, ठीक है? अब आ जाइए चीन के भारत के साथ संबंध के बारे में। इसी पेज के ऊपर आप देख पा रहे हो, बुक के अंदर आप पढ़ोगे इंडिया चाइना रिलेशंस। आप बुक से पहले थोड़ा सा वैसे ही जान लीजिए, बुक में पढ़ोगे तो ताकि आसानी होगी आपको उसके बाद में। तो भारत हो चाहे चाइना हो, भारत भी 1947 में आजाद हुआ, और चाइना में जब कम्युनिज्म एस्टेब्लिश हुआ उससे पहले आपको पता है कि वहां पर सिविल वार की पोजीशन थी, और सिविल वार से पहले वहां पर, जैसे भारत के अंदर ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिशर्स का, और उसी पीरियड में चाइना के अंदर जापान का आक्रमण हो रहा था, और उससे पहले ब्रिटेन का भी पार्शियली वहां पर शासन था किसी पीरियड में। तो दोनों देश, इंडिया तो पूरा कैपिटलिज्म के ऊपर है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोल लो चाहे आप, ठीक है ना? लेकिन आप ये भी कैसे कह सकते हैं कि हम भारत पीछे, भारत इतना ही पीछे है जितना भारत ने शुरुआत पीछे की, ठीक है ना? जो जो चीजों के ऊपर उन्होंने काम करना 1970 के ड्यूरेशन में कर दिया,
वो काम आपने 1991 में शुरू किया। तो बताइए आगे कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा? आपने ओपन मार्केट की पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनी, कंप्यूटराइजेशन, ये सब 91 के बाद में आपके देश में आया है। 91 से पहले आप अपने देश में दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? आप चाहते थे कि आपके जो स्मॉल वर्कर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, अगर दूसरे देश से आएंगे तो इनका हाथ का जो रोजगार है, जो अपने गांव में क्या, अपने देश के अंदर क्या था, स्वरोजगार के ऊपर काम कर रहे थे, घर घर में काम कर रहे थे। तो आपको लगा अगर फैक्ट्री आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, सब कुछ मैकेनिक हो जाएगा, फैक्ट्री के अंदर बनने लगेगा, तो बहुत स्पीड से काम बनेगा और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि फैक्ट्री में जहां एक आदमी काम करेगा मशीन के ऊपर, वहां पर आज उस काम को 100 आदमी कर रहे हैं। तो तुम्हारी ये पॉलिसी रही थी। इससे हुआ क्या कि आप बाकी देशों से पीछे रह गए। तो मेन कारण है बस इतना ही कि वो जो काम उन्होंने 1970 के ड्यूरेशन में जो चीजें अडॉप्ट कर ली, आपने 1991 के, यानी कि आप ऑलरेडी उनसे 20 साल पीछे चल ही रहे हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के कंपटीशन में नहीं है। एशिया के अंदर अगर कोई दूसरा देश है ताकतवर, जापान के बाद में, जापान तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, चाइना से भी आगे है, तो फिर भारत ही है वो। तो चाइना के बारे में अगर शुरू से बात कर लेते हैं, पढ़ लो चलो बुक से ही। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। जब ब्रिटेन या और यूरोपियन नेशंस ने हमारे या अंदर आग के अपना कॉलोनाइजेशन नहीं किया था, उससे पहले भारत और चीन अपने आप में एक महाशक्ति थे। मैं बात कर रहा हूं जब यहां पर ना तो ब्रिटेन भारत में आया था, ना पूरे एशिया के अंदर एक्सपेंशनिज्म लागू हुआ था। चीन अपने आसपास के इलाकों में, जितने भी चीन के आसपास के इलाके हैं, सबसे ताकतवर देश था वो, बाकी सब छोटे देश थे। और सब छोटे देश थे, चीन का आधिपत्य मानते थे कि हाँ भाई चीन सबसे बड़ा है, बड़ी एम्पायर है। देश तो नहीं था उस पीरियड में, बड़ी एम्पायर है। और इस एम्पायर के आसपास में चाहे मंगोलिया हो, तिब्बत हो, ये सब, तिब्बत जो आज जिसको लेकर काफी भारत और चाइना के बीच में इश्यू चल रहे हैं, तो वो तिब्बत भी माना जाता था कि चाइना का ही हिस्सा है। और वो अपने आप को ये तिब्बत भी खुद भी एक्सेप्ट करता था। लेकिन भारत के अंदर भी बहुत सारे एम्पायर्स थे जिनका भारत के बाहर भी उनका काफी इन्फ्लुएंस था। लेकिन चाइना और भारत के बीच में आपस में, चाइना और भारत के बीच में आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक नहीं था। दोनों देश, भारत अपने बाउंड्री के अंदर रह के काम कर रहा था, चाइना अपनी बाउंड्री के अंदर रह के कर रहा था। अपना पॉलिटिकल लेवल में भी एक दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा रिलेशंस नहीं थे। तो आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जो है, ये तो आपको पता ही है कि इन मामलों में भी भारत और चाइना आपस में कभी टकराए नहीं, चाहे इकोनॉमिक मामले में हो। क्योंकि जब आप दोनों देशों के बीच में रिलेशंस ही नहीं है, आना जाना ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश इरा से पहले की, तो जब आपके बीच में ना कल्चर का चेंज हो रहा है, ना पॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस आपस में मिल रहे हैं, ना आपके रिलीजियन का कोई टकराव है, तो दोनों देश शांति से रह रहे थे, ना दोनों देशों के बीच में कोई झगड़ाबाजी थी, ठीक ठाक चल रहा था। और परिणाम यह हुआ कि दोनों एक दूसरे को जान भी नहीं पाए। जब आपके किसी के साथ में रिलेशन ही नहीं है तो जानने का मतलब ही नहीं है दूसरे में देश में क्या हो रहा है। इतने ज्यादा तो आने जाने के साधन नहीं थे और इस वजह से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। लेकिन बाद में जाकर जब 20वीं सेंचुरी की बात करें, 20वीं सदी में, जब एक दूसरे से मिले तो आपस में इनको
पॉलिसीज को बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आई, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल ही लिंक ही नहीं थे। अंग्रेजी राज में भारत के आज़ाद होने, और यानी कि जब भारत अंग्रेजी राज से आज़ाद हुआ 1947 में, और यहाँ पर जापान से ये लोगों ने अपना पीछा छुटाया, ठीक है ना, तो दोनों मुल्क एक साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा लग रहा था कि ये एशिया में तो नो डाउट जापान के बाद में, जापान पहले बहुत ही शरारती देश के रूप में आप मान सकते हो, ठीक है ना, जापान भी एक कॉलोनियल कंट्री था, दूसरे देशों के ऊपर कब्जा कर लेना, पड़ोसियों के ऊपर, उसके लिए आम बात थी। उस टाइम चाइना इतने आगे नहीं बढ़ा था। तो जापान के बाद में भारत और चाइना दोनों, ऐसा लग रहा था कि पूरे जितने भी एशिया के अंदर डेवलपिंग कंट्री है उनमें इनका मेन रोल होने वाला है। और धीरे धीरे दोनों देश करीब आए और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी चला, जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन हमारे और चाइना के बीच में कुछ सैन्य संघर्ष, सीमा विवाद भी चले, और जिनको हमने समाप्त भी कर लिया। 1950 के ड्यूरेशन में फिर जाकर तिब्बत, चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, और तिब्बत के मामले में जब कब्जा किया तो कहीं ना कहीं भारत चुप रहा उस मामले में, क्योंकि तिब्बत भारत का तो पार्ट था नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था, अगर आप देखोगे चाइना तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लेता है तो हमारे लिए नुकसान ये है कि सीधा चाइना आपके बॉर्डर से टच हो गया, नहीं तो बीच में एक छोटा देश है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, देश यानी कि चाइना चाहते हुए हमारे टेरिटरी के, अपने क्षेत्र के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में कोई एक बफर, जब दो देशों के बीच में कोई एक छोटा देश होता है तो उसको बफर कंट्री के नाम से बोला जाता है, और वो बफर कंट्री दोनों देशों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि उसके होने की वजह से दोनों देश बड़े देश हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते जमीन के ऊपर, क्योंकि बीच में एक छोटा देश है। तो ये कंडीशन थी। लेकिन जब तिब्बत को चाइना ने 1950 में अपने कब्जे में कर लिया, उसके बाद में सिचुएशन चेंज हो गई। इंडिया ने भी बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया इस बात का, और धीरे धीरे मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल वो बातों को लेकर कि भाई अरुणाचल प्रदेश, कभी, आज जो अरुणाचल प्रदेश है ब्रिटेन के पहले तिब्बत का पार्ट हुआ करता था। यानी कि आप भाषा भी देखोगे, वहां के चेहरे भी देखोगे तो मंगोलियन टाइप का चेहरा है जो अरुणाचल प्रदेश के है, और यही चेहरा आपको चाइना के अंदर नजर आएगा और या फिर मंगोलिया के अंदर नजर आएगा। तो उनका कहना है कि भाई ये जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है ये तो हमारा ही हिस्सा है। अगर हिस्टोरिकली देखे तो कभी ना कभी ये तिब्बत का पार्ट था, और क्योंकि तिब्बत हमारा पार्ट था इसलिए ये आज हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसे ही लद्दाख के अंदर अक्साई चीन को लेकर विवाद दोनों देशों के बीच में चलता रहा है, ठीक है ना। 1962 के अंदर फिर इसी बात को लेकर लड़ाई भी हो गई, और आपको पता है 1962 की वार के अंदर भारत को इस वार में हार का मुंह देखना पड़ा। अब 1962 से लेकर 1976 तक दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत ही नहीं हुई। 62 में लड़ाई हो गई, 62 से लेकर 76 तक कुछ लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं, एकदम डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक रूप से हम उन दोनों देशों के बीच में किसी तरह का जुड़ाव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सुधार हुए, राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरशिप चेंजेस आई भारत में भी और चाइना के अंदर भी, और चाइना ने भी अब सोचा और भारत ने भी ये सोचा कि भाई ठीक है, भारत ने सोचा हमारे को हार मिली, हमारी अपनी कमजोरी से हमने बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर भरोसा कर लिया, और अब हमारे लिए जरूरी है कि दोनों देश आपस में व्यापारिक संबंध बनाएं, अपने देशों के रिलेशंस बने। तो इस पे दोनों देशों ने काम किया और धीरे धीरे संबंध सुधारे भी गए। और 1981 के बाद में, 1981 के बाद में दोनों देशों के बीच में
जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, सीमा को लेकर डिस्प्यूट है, उसको सुधारने के दिशा में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए, यानी कि बातें चली, ठीक है ना, बैठ के हुई और ये लिया कि भाई ठीक है, जो भी हमारे बीच में सीमा विवाद है एक तरफ रहेगा और इनको हम बातों के थ्रू सॉल्यूशन निकालेंगे, ना कि आपस में झगड़ा करेंगे। अब कोल्ड वार खत्म हो जाता है 1991 के अंदर, कोल्ड वार का पीरियड चलता है ना 1991 के तक। तो फिर भारत के और चाइना के संबंधों में काफी चेंजेस आए। अब इनके संबंध रणनीति की नहीं रहे, आर्थिक पहलू भी है। यानी कि इससे पहले हम सोच रहे थे कि भाई चाइना से ताकतवर देश यूएसएसआर है और यूएसएसआर के साथ में तो हमारे संबंध अच्छे ही हैं, लेकिन 1991 के अंदर यूएसएसआर टूट चुका था। तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब यूएसएसआर से भी ज्यादा नजदीक तो चाइना है हमारे, और कहीं ना कहीं हमारे पास में पड़ने से इनके साथ में व्यापारिक संबंध हमको बढ़ाने चाहिए। और 1988 के अंदर पहली बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने चाइना का दौरा भी रख दिया। और ये दौरा रखने का मतलब यही है कि भाई बहुत हो गया, अब हमें एक दूसरे की जरूरत है। राजीव गांधी के टाइम में ये इस बात पे काफी जोर दिया गया कि कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, फॉरेन पैसा आना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी आनी चाहिए, ताकि देश के अंदर विकास हो, टेक्नोलॉजी आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। राजीव गांधी की इस तरह की सोच थी। तो इसी सोच को बढ़ावा देते हुए प्रयास हुए और दोनों देशों के बीच में ये जब राजीव गांधी गए तो ये एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई ना तो हम तुम्हारे देश की आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करेंगे, और जो पहले से अपना बॉर्डर है उसी सिचुएशन को बना के रखेंगे, स्टेटस को बोलते हैं। यानी कि तुम हमारी सीमा में नहीं घुसोगे, हम तुम्हारी सीमा में नहीं घुसेंगे, कोई भी विवाद होगा तो इस झगड़ेबाजी को हम आराम से, शांति से, बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे और चाइना के संबंध चल रहे थे शुरू से ही। तो हम लोगों ने धीरे धीरे अपने साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर के मामले में संबंध सुधारने शुरू किए। और फिर हमने क्या किया, व्यापार के लिए कुछ पोस्ट जहां से आना जाना पहले बंद था, जैसे सिक्किम के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश में, वो जो सीधा तिब्बत के लिए रास्ता बनता है, जाता है, वहां से हमने वो पोस्ट भी खोल दिया। और 1999 में 1999 में भारत और चीन के बीच में नए 30% सालाना की दर से मतलब व्यापार बढ़ा। 90 के दशक में जाके 1990 में ये देखने में आया कि हमारे जो है आपका 45 तक है क्लास, ठीक है ना। तो अभी मैं फिनिश कर रहा हूं, मेरे पास में भी मैं देख पा रहा हूं। तो धीरे धीरे आपके रिलेशंस जो चाइना के साथ में फिर रिलेशंस ठीक हो गए, इससे कल्चर का, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, दोनों देशों के अंदर प्रोग्रेस होने लगे। ठीक है, अभी आपका टाइम हो जाता है, तो यहां तक के नोट्स मैंने आपके पास में भेजे हुए हैं, क्वेश्चन फॉर्म में जो भेजे हैं क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, पूरा अपडेट जहां तक पढ़ाया जाता है वहां तक क्वेश्चन करो, ज्यादा आगे भागने की भी जरूरत नहीं है। खाली लिखने से कुछ नहीं होता है, नोटबुक को भर देने से कुछ नहीं होता है, पूछा जाता है तो फिर आपके पास में जवाब नहीं होते हैं। किताबें भरने काफी नहीं है, साथ में समझते जाओ और उतना ही करो जितना कराया जाता है। ये देखना नहीं है नोट्स भेज दिए बस, या कहीं से उधर उधर से कॉपी कर लिया पूरा भर डाला, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, आप एग्जिट कर सकते हैं।